So guys, as you know, we are into the track event. So at BIC, Buddha International Circuit, right? So again, a mad machine called as Skoda Octavia RS. So again, with the fourth generation of this TSI 2-liter beautiful TSI engine, and being a fourth generation, they have done the mark like for the reliability thing, and obviously it's charging out around 265 bhp of power and 370 Nm of torque. Quite surprising. So it's a big bump for the, if we compare it with the generation 3, which is Evo 3 motor, like even in the TSI iteration 2-liter. So guys, here we are on the track. For a daily driver, like any driver for me, like you can see the, obviously there is quite a gush of like adrenaline, and we are here on the track on the straight run, and we will try to just push out the car, obviously not to the machine levels, not to the machine limits, but into our limits. So we are getting familiar with the track. And guys, 50 lakhs showroom price machine. So we are onto the gas with the full throttle, and here we go like 140 kmph. So pushing more harder. Oh, in no time, like it is able to just reach up to 180. So we are into the brakes and just try to be in our limits, because this mad machine is just churning out like adrenaline and pulling the adrenaline from my, like you can say, from all my senses. So it's a hard corner actually. So if I talk about this particular engine, like coupled with the like, beautiful wet clutch, the TSG transmission, which is like 6-speed wet clutch unit, DQ381 to be precise. So it's like as you can say, it's a match made in heaven. So guys, अगर हम हिंदी में भी बात करें तो 2-लीटर TSI के साथ में जो स्कोडा ग्रुप ने जो इसको कपल्ड विद इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, बिकॉज जो XTL फीचर था, अब यहाँ पर रेस ट्रैक पर मुझे समझ में आ रहा है कि कंपोजर कैसे मेंटेन करती है गाड़ी इवन ऑन द टाइट कॉर्नर्स. सो लाइक अगेन मैं वही कहता हूँ कि मशीन की कोई लिमिट नहीं है, बट मेरे लिए एक सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि एक प्रोडक्शन कार, डेली प्रोडक्शन कार, बेस्ट लाइनअप जो कि E888 सीरीज मानी जाती है, और अपने बेस्ट आइटरेशन, और सबसे बड़ी बात है कि जो ग्लोबल ट्यून है, मैक्स लेवल ट्यून है. और अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करूं तो जो पुराने E888 थर्ड जन या Evo 2 में जो कमियां थी, बहुत काम किया है स्कोडा ने इसके ऊपर. जो उसकी जो ट्यूनिंग है, अगर मैं मैकेनिकल्स की बात करूं तो इंजन्स के मैकेनिकल्स को अंडर एक्सट्रीम लोड कंडीशंस को मैनेज करने के लिए उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को एनहांस किया है. लाइक मैं वॉक अराउंड पर डिस्कस करूंगा. सो उन्होंने गेयर बॉक्स में और इंजन के स्पेसिफिकली मैकेनिकल कंपोनेंट्स पर काम किया, क्या किया है. बट मैं आपको इतना कर सकता हूँ, 50 lakhs, ऑलमोस्ट 50 lakhs एक्स शोरूम, और हम ऑन रोड बात करें तो स्टेट वाइज एक पैरिटी के हिसाब से चले तो एनीवेयर आपको 58 to 60 lakhs में जो गाड़ी ये एक्सपीरियंस दे सकती है. मुझे नहीं लगता कि एक प्रोडक्शन रेडी कार विद, ऑब्वियसली दिस कार 20 मिनट्स में सोल्ड आउट हो चुकी थी, और जो इसका ट्रू पोटेंशियल है इस गाड़ी का, जैसा कि मैं इंजन की बात कर रहा था 2-लीटर TSI और गियरबॉक्स की, और मैं चेसी की भी बात करूं जो कि ऑब्वियसली ग्लोबली अक्लेम्ड MQB प्लेटफॉर्म जो इसका है, क्योंकि एक पावर को जनरेट करना, ट्रांसमिशन को चैनलाइज करना, बट अल्टीमेटली जो उस पावर का कॉन्टैक्ट पॉइंट है, दैट इज ए चेसी अलॉन्ग विद द ब्रिलियंट लाइक ऑब्वियसली लो प्रोफाइल टायर्स, और ऑब्वियसली द राइड हाइट विच वी कॉल्ड इट एज लाइक ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी नीचा है. तो पॉइंट इज की आई नो इंडियन रोड कंडीशंस को अंडर द नॉर्मल कंडीशंस हैंडल करेगी, कैसे करेगी वो हमें रियल टाइम में देखना पड़ेगा. और आई एम इनटू द गैस, फुल गैस थ्रॉटल. सो ज़्यादा वक्त नहीं लेती गाड़ी, व्हाट 200 सो ज़्यादा वक्त नहीं लेती गाड़ी. सो आई हैव इनटू द किक डाउन मोड. सो बिफोर आई ब्रेक इट हैज मैनेज्ड टू क्रॉस 190. यस. सो एक ही बात कहना चाहूँगा मैं कि मैड मशीन, और हैट्स ऑफ टू द इंजीनियर्स जिन्होंने इस इंजन को, इस गियरबॉक्स को, और सबसे बड़ी बात है इस चेसी को लाइक कैसे मिटिगेट किया है पूरी की पूरी एक एज ए पैकेज. लिटरली हैट्स ऑफ टू द इंजीनियर्स. सो ऑब्वियसली फॉर द प्रोडक्शन कार इट इज़ द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस. आई नो द हाइपर कार्स एंड द स्पोर्ट्स कार दे आर इनटू द डिफरेंट कैटेगरी, बट अगर मैं अपने मैकेनिकल, जो कि मेरा एस्पेक्ट है, जैसे कि आप मेरे वीडियोज़ में भी देखते हैं कि मैं डीप डाइव करता हूँ इंजीनियरिंग में, कि इस टाइम वाई आई एम सो एक्साइटेड, वाई आई एम सो सरप्राइज्ड
और व्हाट्स मेरे लिए एक सबसे बड़ा ग्रीन सिग्नल क्या है, वो ये है कि जो परफॉर्मेंस इंजन स्टेट ऑफ ट्यून थे जनरेशन 3 तक 2 लीटर में E888 में, तो जो उसमें कमी थी एक स्पेसिफिकली, मतलब आई एम नॉट यू कैन से क्रिटिसाइजिंग, बट Gen 4 आज तक की बेस्ट आइटरेशन है इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी कैसे रेज करी है वो हम बाद में बात करेंगे, मैं इसको टेक्निकली बताऊंगा, बट दिस स्पेसिफिकली कार जिन्होंने भी ये गाड़ी ले चुके हैं, सबसे बड़ी बात है कि बिग थैंक्स टू दोज ओनर्स लाइक 100 ओनर्स जिन्होंने पहले 20 मिनट में ये गाड़ी उठाई है। सो अगर मैं वारंटी की बात करूं तो बाय पेइंग एडिशनल 85,000 सो आप 1.5 लाख किलोमीटर तक 6 साल तक पीस ऑफ माइंड के साथ में रह सकते हैं। ऑब्वियसली देयर हैज टू बी द लीगल स्ट्रीट लिमिट्स फॉर द स्पीड एंड द अब्यूज। वारंटी पार्ट इज अ पार्ट ऑफ इट, जो वारंटी रहेगा गाड़ी का। अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करूं तो आप 6 साल तक पीस ऑफ माइंड में रह सकते हैं, और एक एड ऑन वारंटी जिसको एनी टाइम वारंटी बोलते हैं, जो कि आपको 7 साल तक इस मशीन के साथ में 2 लीटर TSI 4th जनरेशन Evo 4 इन इंडिया फर्स्ट टाइम DQ 381 वेट क्लच, और टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या चेंजेस करे हैं इन्होंने, अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बाद में बताऊंगा। मुझे नहीं लगता कि MQB प्लेटफॉर्म ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो रहा है और PQ35 प्लेटफॉर्म के बाद में अगर मुझे फन टू ड्राइव का प्लेटफॉर्म लगा है आज तक किसी इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन के साथ में, तो वो ये है। और अगर एक ऐसी गाड़ी 60 लाख रुपए में, विच इज़ लाइक अ बैंग ऑन, लाइक अ बॉम्ब चल लिटरली, और CPU सबसे बड़ी बात है, तो CPU में अगर आपको ये आ रहा है तो प्रैक्टिकली शायद गाड़ी रेलिवेंट ना हो, बट 7 साल की तक की वारंटी, मतलब अगर आप 7वें साल तक जाते हैं तो अगर 1,30,000 क्लॉक करी है तो आप वारंटी में रहेंगे। सो सुपर 4, जैसे कि मैं अगर बात करूं सुपर 4 कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के साथ में 70,000 रुपये देके अराउंड, हाँ, तो आप मेंटेनेंस ऑब्वियसली जो इसके लिए जाएगा वो ये चीज़ें नहीं देखेगा, तो हम फ्यूल एफिशिएंसी की बात नहीं करेंगे। प्योर परफॉर्मेंस कार, आई शुड कॉल इट एज अ मसल कार, बट द पॉइंट इज कि जो इन्होंने ऑफर किया है, सो हैट्स ऑफ टू द स्कोडा and big congratulations to the all global Skoda management. So you have done an excellent job. और मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पर आने से पहले तक की, इट हैज़ एक्सीडेड। अभी मैं दूसरे ट्रैक पर भी गया था, वहाँ पर भी कॉर्नरिंग एबिलिटी के बारे में मुझे पता चला, और जब हम ब्रोशर पढ़ते हैं तो एक XTL, एक इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक और ट्रायंगुलर टॉर्शन स्टेबलाइजर्स का मतलब क्या होता है रियल टाइम में, कि नो मैटर आप कैसे पुश करते हैं गाड़ी को, और गाड़ी अपना कॉर्नर को ओवरराइड करके अपनी फ्लैट रन स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करती है, ये गाड़ी है उसका परफेक्ट एग्जांपल। और गाइज, हमारे चैनल में ऑब्वियसली थोड़ी वीडियोस लेंथी होती हैं, बट आई नो यू लव टू जस्ट लिसन वेरी मच मैकेनिकल एंड टेक्निकल। सो एक परफॉर्मेंस कार में एसोसिएटेड और सबसे बड़ा कंसर्न जो रिलायबिलिटी का रहता है, सॉरी बट इन रेट्रोस्पेक्टिव टर्म्स ये थोड़ा सा इशू रहा है, बट मैं आपको एक बात एश्योर कर सकता हूँ कि ये इंजन ग्लोबल स्टेट ऑफ ट्यून, जो कि आर कॉन्फ़िगरेशन सारे यूरोप, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में गोल्फ GTI से लेकर एंड इवन द कोडियक RS जो ग्लोबली आ रहा है, सेम 370 Nm ऑफ टॉर्क एट 1602। और सबसे बड़ी अमेजिंग बात है कि अदरवाइज होता क्या है, टॉर्क अर्ली बिल्डअप होता है, ट्रेल भी करने लग जाता है 3500-3600 के ऊपर, बट थैंकफुली इंजन टेक्नोलॉजी क्या यूज करी गई है वो मैं आपको बाहर उतर के वॉकअराउंड पे बताऊंगा, बट 1600 RPM पर पीक टॉर्क बिल्डअप होते हुए 4500 RPM तक सस्टेन करना, इतना बड़ा पावर बैंड आइडली 1000 से 2000 का मैंने सुना है, देखा है, बट आई डोंट नो Gen 3 में वो पावर बैंड 3000 RPM का कैसे चला गया। और ऑब्वियसली अगर मैं पावर टू वेट रेशियो की बात करूं तो अगेन समथिंग अराउंड 1525 kg की गाड़ी है, 1550 किलो की, और 1550 किलो के हिसाब से जो पावर टू वेट रेशियो BHP पर टन बनता है, दैट इज ब्रिलियंट। और जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जिन्होंने गाड़ी लेनी थी, मुझे लगता है यहाँ वीडियो डालने तक जिन्होंने ये लॉट लेना था वो ले चुके हैं। आई रियली रिक्वेस्ट कोटा गाइज इफ दे कैन जस्ट थोड़ा सा बढ़ा सके कोटा को, बट दैट्स बियॉन्ड माई कंट्रोल। बट जितना भी मेरे ट्रैक का रिव्यू रहा है, सो फ्लॉलेस इंजीनियरिंग, लाइक रिलायबिलिटी कर अपने व्यूअर्स को आई कैन श्योर यू अप। और मैं अगर बात करूँ रिलायबिलिटी के साथ में फन टू ड्राइव फैक्टर, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। हेड्स अप फॉर द एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल द ओनर्स विच हैव ऑलरेडी ब्रॉट द कार। थैंक यू गाइस। बाकी मिलते हैं वॉक अराउंड में, बाकी टेक्निकल डिटेल्स हम वहाँ पे बात करेंगे। सो हेलो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम यहाँ पे बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में हैं, और ऑक्टेविया RS, आई रियली होप सुंदरदीप जो कोई मिस कर रहे होंगे, और उन्होंने बोला कि टेक्निकल चीज़ों पे बात करनी है तो मुनीष जी आप जाइए। सो ये रही फाइनली आइकॉनिक
RS बैज के साथ में ऑक्टेविया। और जैसे कि आप जानते हैं कि रिव्यू तो हम कर रहे हैं, गाड़ी को देख भी रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता जब मैं इस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूँ तो उस टाइम पर कुछ कोटा बचा है, क्योंकि ऑलरेडी ये गाड़ी 20 मिनट में सोल्ड आउट हो गई थी। सो अगर मैं स्पेसिफिक गाड़ी की बात करूँ, मैं ट्रैक पर सारा रिव्यू कर चुका हूँ, टॉप स्पीड, जो भी हमने टेक्निकल चीज़ों पे बात करनी थी वो अब हम करेंगे। सो अगर मैं गाड़ी की बात करूं, ये है आपके सामने, और ऑब्वियसली एक CPU कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट है और 100 के लॉट में आई थी, सोल्ड आउट हो चुकी है। सो एक MQB प्लेटफॉर्म के साथ में 2 लीटर Evo 4 मोटर। अब Evo 4 मीन्स 2 लीटर 3rd जनरेशन इंजन। मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ इस मॉडल के साथ में ये है कि इस बार इन्होंने क्या किया है, जो ग्लोबल आइटरेशन में 265 वाला मैप की बात करूं तो BHP 265 BHP और 370 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के साथ में इस इंजन का स्टेट ऑफ द ट्यून दिया है उन्होंने। और जैसे कि अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं तो DQ 381 4x2 कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, तो ऑब्वियसली 7 स्पीड और वेट क्लच यूनिट है। गाइस, सबसे पहले हम इंजन हुड खोल के दिखाते हैं, और जो हमारा USP है चैनल का, टेक्निकल चीज़ों पे बात करना, ऑब्वियसली वॉक अराउंड मिलेगा। जो इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट और ब्रोशर में है ऑलरेडी, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि एक हमारा USP है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, बट लेट्स गो इनसाइड द हुड। सो अब बारी है इंजन बे में, और जो इसका हार्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 2 लीटर TSI Evo 4 4th जनरेशन पावर और टॉर्क फिगर्स मैं आपको बता चुका हूँ, और ऑब्वियसली हाइड्रोलिक स्ट्रट्स खोलने के लिए। सो एक जो CPU क्वालिटी होती है, जैसा कि अगर मैं आपको फोकस करके बता रहे हैं तो नाइसली टक इन सारा है, मीन्स मेंटेनेंस के टाइम पर काम करना बहुत आसान है। सो हेयर इज दिस ऑब्वियसली दिस कूलेंट, एंड हेयर वी हैव द इंजन, ऑब्वियसली द एयर फिल्टर एंड द ऑब्वियसली द बैटरी द फर्स्ट टाइम। अगर मैं लेआउट की बात करूँ तो क्लीन लेआउट। और गाइस, जैसा कि आप ऑब्वियसली वॉक क्लब में मुझे और सुंदरदीप जो देखते हैं, और खासकर मेरे से जो टेक्निकल चीज़ें सुनना चाहते हैं, इस बार में इंटरेस्टिंग क्या है RS के साथ में कि जो 2 लीटर TSI अगर Gen 4 की बात करूं, इन्होंने कुछ टेक्निकल अपग्रेड्स करे हैं। और अगर मैं बात करूं इस इंजन की रिलायबिलिटी की चीज़ की, क्योंकि होता क्या है, जब हम एक परफॉर्मेंस कार खरीदते हैं तो उस टाइम पर रिलायबिलिटी ज़्यादातर लोग एसोसिएट नहीं करते, बट ये मेरी तरफ से थम्स अप ग्रीन सिग्नल इसलिए है कि 2 लीटर TSI में E888 कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिलायबल इंजन का इटरेशन है ये। तो क्या किया है इन्होंने 4th जनरेशन में Evo 4 में, काफ़ी सारे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड लॉट्स ऑफ इंजीनियरिंग हैज़ बीन डन टू मेक इट इवन मोर रिलायबल। जो पुराने जनरेशन में, खासकर जनरेशन 2 में, Evo 2 में या थोड़े बहुत Evo 3 में शॉर्टफॉल्स थे, मैकेनिकल फेलियर्स थे कंपोनेंट्स के, दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली नॉक डाउन। और यही 2 लीटर इंजन 3rd जनरेशन के कंपैरिजन में 4th जनरेशन जो है, कैसे इन्होंने रिलायबिलिटी के ऊपर काम किया है। मेरे वीडियोस में आप टेक्निकल चीज़ें सुनना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल लेमैन टर्म में टेक्निकली समझाना चाहूँगा। तो इस इंजन में इन्होंने क्या किया है, जो इसका इंजन ब्लॉक है, ऑब्वियसली इन्होंने एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है इस टाइम हेड पर इंटीग्रेट कर दिया है। इन्होंने एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड अलग से ना होते हुए हेड के अंदर इंटीग्रेट कर दिया, और जो टर्बो चार्जर है वो टर्बो चार्ज इतना पास ले आए हैं हेड के पास में, डिस्टेंस को इन्होंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, और ताकि इंजन अपना ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे जल्दी पहुंच जाए। अगर मैं टर्बो चार्जर की बात करूं तो कॉन्टिनेंटल का रैक्स टर्बो है इसमें, और अगर मैं साथ में वेस्ट गेट, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड वेस्ट गेट इसलिए क्योंकि इंजन से जब डिस्टेंस कम हो गया, इंटीग्रेटेड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हेड के बीच में होने की वजह से, तो थर्मल एफिशिएंसी में बम्प आया, और जो इंस्टेंट स्पूल मिलता था, टर्बो का स्पूल मिलता था, उसको मैनेज एंड एक्चुएट करने के लिए दे हैव यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वेस्ट गेट, जिससे होता क्या है कि बहुत अर्ली RPM पर ये पिक कर लेती है गाड़ी, थर्मल एफिशिएंसी अच्छी रहती है। और ये टर्बो स्पेसिफिकली अब 2 लीटर TSI में जो एक मेन कंप्लेंट रहती थी, ऑयल टेम्परेचर का ज़्यादा जाना, और अगर मैं जो भी व्यूवर्स हमारे देख रहे होंगे जिनके पास 2 लीटर TSI है, तो ऑयल टेम्परेचर 115, 120, 125 डिग्री या 130 डिग्री तक जाता था। तो ऑब्वियसली अगर आप 265 BHP और 270 Nm को अगर आप कहते हैं कि आप रिप कर रहे हो उसको, तो ऑब्वियसली द इंजन्स विल हीट अप, इट विल गो टू द मैक्स लेवल। इंटरनल्स की बात करूँ तो मैं टेक्निकल बोलूँगा, पिस्टन्स के ऊपर जो ऑयल जेट्स हैं ड्यूल कर दिए इन्होंने, वेरिएबल कर दिए हैं, तो इवन एट हायर रेव्स, हायर टेम्परेचर, ऑप्टिमम सप्लाई इंजन ऑयल की बनी रहती है टू द टेपेट्स, टू द रॉकर आर्म्स, टू द हेड और टू द पिस्टन्स, वेरिएबल और ड्यूल करने की वजह से। जैसे कि मैंने बताया कि टर्बो चार्जर कॉन्टिनेंटल रैक्स है, तो इजीली 800 से 900 डिग्री तक टेम्परेचर को इट इज़ एबल टू हैंडल वेरी इजीली। सो थर्मल मैनेजमेंट में जो पीक टेम्परेचर पर इंजन का लोड था, उसको बहुत अच्छे से मिटिगेट किया है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि टर्बो चार्जर विद द वेस्ट गेट, इट इज़ एबल टू हैंडल दैट सडन गश इवन एट द लो रेव्स, और
सबसे बड़ी बात, हमने वेरिएबल वाल्व टाइमिंग की टेक्नोलॉजी जो कि एक कॉमन है सुनी है, बट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वेरिएबल वाल्व लिफ्टर्स पहली बार यहाँ जनरेशन 2 में इंट्रोड्यूस करे गए थे। तो वेरिएबल वाल्व लिफ्टर से हो क्या रहा है कि इवन हायर रेव्स पर भी एम्पल सप्लाई और गैसेज जो अंदर हैं वो बहुत जल्दी इवैक्यूएट हो जाती है, बाहर चले जाती है। तो टर्बो बहुत जल्दी स्पूल करता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी अपना जो 370 Nm का पीक टॉर्क है 1600 RPM से बिल्ड करके 3000 ऑलमोस्ट 3000 RPM का इसका पावर बैंड है। तो 4500 RPM तक का पावर बैंड 1600 से शुरू होकर मेंटेन करती है। जैसे कि मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि शॉर्ट पोर्ट इंटीग्रेटेड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, टर्बो चार्जर क्लोज आ गया। टर्बो चार्जर जो सोर्स किया डैट इज लाइक हाईली ड्यूरेबल है, एबल की 900 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन कर सकता है टेम्परेचर्स को। और अगर मैं इंटरनल्स की बात करूं तो जैसे मैंने बताया ड्यूल पिस्टन के आसपास जो ऑयल जेट्स हैं ड्यूल कर दिए। और अगर मैं इंटरनल्स की बात करूं तो वाटर पंप फेलियर के जो इश्यूज़ थे उसको भी रिजॉल्व कर दिया गया है कि इन्होंने इस पर ड्यूल शाफ्ट कर दी और जो कॉम्प्लेक्स हाइड्रो मैकेनिज्म था उसको इन्होंने टोटली मैकेनिकल कर दिया है। तो एक्चुएटर का चाइल्ड पार्ट अलग से प्रोवाइड करवाया है, वो इंटीग्रेटेड नहीं रहा। और ट्यूनिंग पोटेंशियल भी काफ़ी है। ट्यूनिंग पोटेंशियल का मतलब कि ये इंजन आप मान के चलिए कि जो अपना 265 bhp की पावर निकालता है पिछले वाले से बहुत बम्प है और मैनेज हुआ Evo 4 की अगर मैं बात करूँ। अब आते हैं ट्रांसमिशन के ऊपर। DQ381 7 स्पीड वेट क्लच यूनिट। वेट क्लच यूनिट एक्चुअली रिलायबल माने गए हैं इन टर्म्स ऑफ द रिलायबिलिटी, क्योंकि इंजन जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है उसको चैनलाइज करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए, हैंडल करने के लिए गियरबॉक्स का काम है। और जैसे कि हमें पता है कि DSG से ऊपर जो ड्यूल क्लच टेक्नोलॉजी है फोक्सवैगन की जो पेटेंटेड है इन्होंने बनाया है, और ऑब्वियसली DCTs आए, DC है, बट जो स्कोडा ग्रुप इसमें जो VW का 2 लीटर TSI है उसके साथ में जब 7 स्पीड वेट क्लच यूनिट की बात होती है तो यू कैन एसोसिएट द शिफ्टिंग क्वालिटी। और थैंकफुली अब जो पहले वाला आइटरेशन था DQ381 में, उसमें जैसे मैंने इंजन का बताया रिलायबिलिटी का, इसमें भी रिलायबिलिटी के ऊपर ध्यान इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर मैं टेक्निकल बताऊं तो जो गेयर ऑयल का कॉम्बिनेशन था, जो गेयर ऑयल का पार्ट नंबर था, वो इन्होंने चेंज कर दिया, अपग्रेड कर दिया, ताकि इवन रिपीटेड एक्सट्रीम स्ट्रेस कंडीशंस में गियरबॉक्स हीट ना हो। और मैकाट्रॉनिक रिलायबल है 381 का। अगर मैं DSG की बात करूं जो कि यहाँ पर है इसके नीचे बैटरी पैक के नीचे, तो वेट क्लच होने की वजह से क्लचेस का फेलियर मल्टी क्लच जैसे K1 K2 का पैक रहता है डैट। और फ्लाईव्हील के ज़्यादा फेलियर्स मैंने DQ381 में या 500 में एसोसिएटेड नहीं सुने हैं। सो अगर मैं मैकेनिकली अगर इनसाइड द हुड अगर बात करूँ तो मेरा जो कि ज़्यादा मेरा पोर्शन रहेगा, क्योंकि बात यह है कि अगर मैं स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करूँगा, फीचर्स के ऊपर बात करूँगा, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ओवर द ब्रोशर्स, ओवर द वेबसाइट मिल जाएगी। बट यहाँ पर क्या है, अब अगर बात करें हम रिलायबिलिटी के ऊपर और एक ओनरशिप एक्सपीरियंस, वैसे तो लोग परवाह नहीं करते उस चीज़ की, बट 4 ईयर स्टैंडर्ड वारंटी और 4+2 का जो पैकेज है 85,000 का, जो ओनर्स ले चुके हैं दे शुड बाय, ऑब्वियसली दे शुड गो विद द 4+2 एक्सटेंडेड वारंटी। मींस 1.5 लाख किलोमीटर तक यू आर हैविंग अ कंप्लीट पीस ऑफ माइंड। सो वट एवर दिस इंजन कंपोनेंट्स, गियर बॉक्स, मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स, ऑल विल बी सॉर्टेड। क्योंकि अगर आपको इस परफॉर्मेंस गाड़ी में 50 लाख में अराउंड 60 लाख रुपए ऑन रोड अगर स्टेट वाइज पैरिटी, तो अगर मैं एसोसिएट करूँ तो अगर रिलायबिलिटी भी मिलती है, जैसे कि मैंने इंजन के बारे में बताया, गियर बॉक्स के बारे में बताया। सो अगर जो मैं सपोर्ट की बात करूं मेंटेनेंस की, तो सुपर केयर पैकेज भी इंट्रोड्यूस करा है स्कोडा ने इसके साथ में, जो कि अराउंड 65,000 कॉस्ट करता है, जिसमें कि 4 सर्विसेज, बाकी कंज्यूमेबल्स, कपलिंग ऑयल, DSG ऑयल, सारा कुछ इंक्लूडेड है। तो वैसे आई नो जो इसका कल्ट है उनके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती, बिकॉज ऑब्वियसली ज़्यादा नंबर्स नहीं है, बट फिर भी अगर आपको 6 ईयर्स तक की वारंटी 1.5 लाख किलोमीटर की, और अगर आप 6 ईयर से भी आगे जाना चाहते हैं, अगर आपकी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर के आसपास चली है, तो आप एनी टाइम वारंटी, जिसको कि हम एडिशनल वारंटी बोलते हैं, तो आप 7 साल तक 1,30,000 किलोमीटर के अंदर आप उसका बैठ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली जिनके पास ये गाड़ी होगी तो यू कैन हैव अ कंप्लीट पीस ऑफ माइंड फॉर द 7 ईयर्स टिल 1,30,000 किलोमीटर और टिल 1,50,000 टू 6 ईयर्स। तो ये बात रही वारंटी और उसकी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्राइव इवेंट है, इट्स रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस। सो ऑब्वियसली जो व्हील बेस है, अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ तो 2760 mm के आसपास है। तो आई नो इतना एक्सटेंडेड व्हील बेस में नहीं है ये गाड़ी। मैं एक बार दोबारा से इंजन बे की तरफ आपको लाना चाहूँगा गाइज। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ऑब्वियसली CPU यूनिट है, तो आपको ये इंसुलेशन हुड के अंदर मिलेगी। तो ऑब्वियसली इट मींस कि NVH लेवल्स कार के बाहर में अच्छे रहेंगे। हाइड्रोलिक स्टड्स, ये कॉन्फ़िगरेशन है। और भी आपके दोस्तों के सवाल होंगे, अगर टेक्निकल हो गए, कुछ भी हो गए, तो यू कैन राइट इट डाउन द कमेंट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अब आगे चलते हैं। हेडलाइट्स की बात करूं तो अगेन इट्स LED मैट्रिक्स सेटअप, नॉट दैट कन्वेंशनल मैट्रिक्स, बट ये AFS है जो स्कोडा की आज तक, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो दिस इज कॉल्ड स्कोडा क्रिस्टल हेडलाइट्स। तो बेसिकली ये AFS है, दैट इज कॉल्ड अडेप्टिव फ्रंट लाइटिंग सिस्टम, विच मीन्स हेडलाइट्स स्पेशली थ्रो अच्छा है। हाँ, CPU यूनिट है तो ल्यूमेंस में शायद उतनी इंटेंसिटी ना हो, बट
इन 80 to 90% ऑफ द रोड कंडीशन इट इज़ एबल टू डू द जॉब क्वाइट वेल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो ऑब्वियसली अपडेटेड सिग्नेचर स्कॉडा ग्रिल। और अगर मैं आपको एयर डैम की बात करें, लार एयर डैम, तो यू कैन सी हियर गाइस रेडिएटर एंड द इंटरकूलर। वैसे इंटरकूलर इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली एक्सटेंड, एक 2750 mm का इसका है व्हील बेस है। तो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस कार, सो हेडलाइट्स जैसे कि मैंने बताया AFS। देन अब मैं टायर्स की तरफ आना चाहूँगा थोड़ा। तो 225 तो चलो इसकी जो है आपको प्रोफाइल मिलती है, बट जो साइड प्रोफाइल है डेट इज़ 40 19 इंचेस में है। रोड कंडीशंस हाईवे कंडीशन के हिसाब से ठीक है, बट जिनके पास भी ये है गाड़ी तो ख़राब रोड कंडीशन और ग्राउंड क्लियरेंस भी जो है आई गेस अराउंड 140 mm की है। तो बैड रोड्स पर टैकल करने के लिए यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल, बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ हाईवे कार। सो इंडियन कंडीशन के हिसाब से बेस्ड ऑन द दिस व्हील बेस और टायर की जो साइड प्रोफाइल है डेट इज़ क्वाइट लो। सो 40 है तो हम इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि व्हील आर्क्स डिसेंट साइज़ के हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम साइड प्रोफाइल बढ़ानी चाहिए, 50 या 55 की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज वो डेट विल हर्ट द डायनामिक्स। सो अगर मैं साइड पे बात करूँ, अगेन ब्लैकड आउट ORVM कलर के हिसाब से ऑब्वियसली वो सारे जो भी आप कलर लेते हैं तो ब्लैकड आउट ही रहेंगे। सो अगर मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, सो ऑब्वियसली जो इसका ट्रैवल है फ्रॉम द A पिलर B पिलर टू द C पिलर, सो इट्स ऑब्वियसली द सिग्नेचर ऑक्टेविया। सो डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ A7 जनरेशन के हिसाब से, तो व्हील बेस वही 2760 और वेट की बात करता हूँ तो MQB में 1525 kg का इसका वेट है इसका। तो अगर हम पीछे की तरफ आते हैं तो दिस इज़ अ बूट और वही सिग्नेचर एक इकलौती गाड़ी है जो कि सेडान कैटेगरी में रियर विंडशील्ड भी साथ में जाता है। तो बहुत बड़ा एक एक्सपोज आपके पास लोडिंग एरिया है, 600 लीटर का बूट स्पेस है। सो अगर मैं इसकी लेआउट की बात करूँ तो ऑब्वियसली यू कैन सी हाइड्रोलिक स्टड्स और ऑटोमेटिक बूट ओपन, तो विद द बटन ही क्लोजिंग है इसकी। अगर मैं लोडिंग एरिया की बात करूँ, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है, ज़्यादा नीचा भी नहीं है, इट्स क्वाइट डिसेंट। तो अगेन विद द बटन ऑपरेटेड, सो इट्स नाइस क्लोजर ऑफ डोर, जो कि अब ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में स्टैंडर्ड बन चुका है। सो ऑब्वियसली एक छोटा सा यहाँ पे स्पॉइलर दिया गया है जो कि ऑब्वियसली नॉट एट फंक्शनल, इट इज़ जस्ट लाइक यू कैन से। सो अगर मैं टेल लाइट्स की बात करूं, अगेन LEDs एंड मैं एग्जॉस्ट टिप की बात करना चाहूँगा कि पियानो ब्लैक फिनिश में आपको नीचे आपको क्लैडिंग मिलेगी लोअर बम्पर साइड पे। सो ड्यूल एग्जॉस्ट टिप है। अब इसमें से मुझे लगता है हाँ दोनों ही फंक्शनल है, एक इस तरफ दिख रही है मुझे, एक उस तरफ दिख रही है। तो अगर मैं हाँ गाइस इसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर मैं थोड़ा सा नीचे से देखूँ तो इसमें 4 स्टेबलाइजर लिंक्स दिए गए हैं दोस्तों इस बार। तो 3 है लॉन्गिट्यूडनल और अब मान के चलिए 1 है ट्रांसवर्सल। सो 4 स्टेबलाइजर्स बार्स के साथ में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। यही रीज़न था कि इवन एट द स्पीड ऑफ 150 ये गाड़ी अपना कंपोजर नहीं छोड़ती, ये गाड़ी अपना हैंडलिंग इतनी लाजवाब है इस गाड़ी की। ऑब्वियसली टायर्स का भी रोल है, चेसी का भी रोल है, बट ऑब्वियसली जो मैकेनिकल्स हैं, सस्पेंशन है, मेन काम उसी का है, जो कि गाड़ी के एक पॉइंट अगर मैं कंट्रोल्ड जी फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जो पकड़ के रखती है, दैट इज़ ड्यू टू द सस्पेंशन। और कन्वेंशनल सस्पेंशन सेटअप है। और अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ, मुझे लगता है अब इंटीरियर में जाना चाहिए हमें। सो गाइस ये है कार का इंटीरियर। मैं अगर डोर ओपनिंग क्लोजिंग पे जाता हूँ, वही टिपिकल स्कोडा थर्ड जो कि हम एसोसिएट करते ही हैं। और अगर मैं विड्थ की भी बात करूँ तो ऑब्वियसली काफ़ी मोटे रहते हैं। मैं स्कोडा के जो स्टैंडर्ड्स हैं, अम्ब्रेला है, मैं इन सब चीज़ों के ऊपर बात नहीं करूँगा बिकॉज ये क्रॉस ऑल द लाइन आपको मिलती है। और मैं इंटीरियर की बात करूँ, ऑब्वियसली एक जो अभी के हिसाब से रिसेंटली जो ये बेंचमार्क बना हुआ है और एक स्टैंडर्ड है कि ये जो स्टीयरिंग सेटअप है, तो यू आर गेटिंग द सेम स्टीयरिंग सेटअप जो कि हमें कोडियक में भी मिलता है। ऑब्वियसली दिस TFT वर्चुअल कॉकपिट। हाँ, जो मेन पॉइंट है जो कि अभी थोड़ा कोडियक में भी देखा गया है, तो 13 इंचेस का प्रिसाइसली 12.9 इंचेस का जो है इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन वो दिया गया है। वही अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो ऑब्वियसली एक RS सेटअप है, तो RS के हिसाब से नाइस स्कूप्ड आउट सीट्स, 40 सीट्स एक्चुअली, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट। सो ऑब्वियसली अगर मैंने ट्रैक पर चलाई है गाड़ी, तो मैंने जो देखा है कि सीट्स आपको हाई कॉर्नर्स पर पकड़ के रखती है बिकॉज ऑफ दिस बोल्स्टरिंग, ऑब्वियसली विद द मेमोरी सीट्स एंड ऑब्वियसली 12 वे एडजस्टेबल। और मेन जब कॉर्नरिंग की बात करती है तो ये जो बोल्स्टरिंग है साइड पे जो आपको टक इन करके रखती है, पकड़ के रखती है, सो एट द टाइट कॉर्नर्स दिस इज़ द थिंग। और दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे कि ये CPU यूनिट है, तो जिसका हुड खोलने के लिए जो बटन है, जो रिलीज बटन है, वो उस साइड है, लेफ्ट साइड है, यहाँ पर नहीं है। मैं ढूंढ रहा था तो ऑब्वियसली दिस मेटालिक एल्यूमिनियम पेडल्स, ऑब्वियसली एक RS की बैजिंग है। और अगर मैं स्विचेस की क्वालिटी की बात करूँ, वो तो कभी कंप्लेंट थी नहीं कभी भी। और ग्रीन टिंटेड विंडोज, ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू टू कट आउट द UV रेज। और मैंने ये भी देखा है इस बार कि अगर मैं क्लस्टर की बात करूँ, सो दिस क्लस्टर ऑब्वियसली लुक्स सो नाइस। वैसे ऑब्वियसली एट दिस प्राइस टैग यू आर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग कि यू विल गेट ए वर्चुअल कॉकपिट। अगेन अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इस तरफ को यू विल गेट लाइक समथिंग लाइक ए वेलवेट टच। और ऑब्वियसली दिस इज़ अगेन द सॉफ्ट टचेस, सॉफ्ट टच मटेरियल है। और अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको रियर में भी एक बार
स्पेस दिखाना चाहूँगा। तो रियर में ऑब्वियसली मैं ड्राइवर हाइट उस हिसाब से रखी गई है। मुझे लगता है कि ये गाड़ी नॉर्मली जो जिनके पास जो ओनर्स होंगे वो अकेले ही चलाएंगे या साथ में को पैसेंजर होगा, बट फिर भी नॉट एट एज पर द लॉन्ग व्हील बेस, बट 2760 व्हील बेस के हिसाब से एक डिसेंट लेग रूम है। ऑब्वियसली मैं फीचर्स ये USB चार्जिंग पोर्ट इनके बारे में बात नहीं करूँगा, AC वेंट्स एंड ऑल, यू ऑल नो दिस, बट क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स यहाँ पर भी डिसेंट प्लास्टिक क्वालिटी। ऑब्वियसली CPU यूनिट है। और सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे सीट्स की अपहोल्स्ट्री बहुत अच्छी लगी, अपहोल्स्ट्री इन द सेंस जो कि इसका मटेरियल है। सो गाइस माय पॉइंट इज़ कि एक नॉर्मल टेम्पलेट के हिसाब से अलग गाड़ी है, ये एक अलग कल्ट है इसका। ऑब्वियसली दिस लेट्स नॉट फॉरगेट दिस शार्क फिन एंटीना। और सीट्स का जो मुझे फ्रंट सीट के हिसाब से यहाँ से भी अगर मैं देखूँ, इट कैन शोज कि दिस इज़ RS वर्जन। सो गाइस अंदर चल के देखते हैं अंदर क्या कहानी है। सो गाइस अब हम अंदर आ चुके हैं इस गाड़ी में। सो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि 13 इंचज़ टू बी प्रिसाइज 12.9 इंचज़ का स्क्रीन है। हम इसका क्या वर्किंग है, क्या क्या फीचर्स हैं, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेआउट अच्छा है, सॉफ्ट टच प्लास्टिक, जैसे कि मैंने पहले कहा। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, दिस वेलवेटी, दिस आई थिंक इट इज़ कॉल्ड एल्कंटारा। और लेट मी करेक्ट मी गाइस अगर एनीथिंग एल्स इट इज़। सो अगर मैं बात करूँ LED लाइट्स, इससे टच LED लाइट्स, सच ए नाइस टच, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। देर इज़ नो फिजिकल टैक्टाइल बटन, देखने में लगता नहीं इट इज़ अ स्विच, यू जस्ट टैप इट ऑन द दिस ग्लास एंड द लाइट्स विल कम ऑन। सनग्लास होल्डर, ऑब्वियसली जो एक पोटेंशियल बायर्स होंगे वैसे टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बात सुनना चाहेंगे तो थैंकफुली एक आपके पास फिजिकल बटन्स हैं इसी के लिए, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं मोड्स, पार्किंग के लिए और क्लाइमेट्रॉनिक। देन यू कैन एडजस्ट द रियर दिस डिफॉगर एंड फ्रंट डिफॉगर टू। सो बाकी क्या क्या फीचर लिस्ट है वो आपको ब्रोशर में मिल जाएगी, बट मेरे हिसाब से जो मेन पॉइंट था दोस्तों वो था इस गाड़ी का चलाने का।